चार्ज। ये आपको चैप्टर 17 में है, चैप्टर 17 सेक्शन 211 से लेकर 224 तक इसका प्रोविजन दे रखा है। अब इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन सुनिएगा आप लोग। क्वेश्चन क्या है इसमें, व्हाट इज चार्ज, व्हाट आर इट्स इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, यानी कि चार्ज क्या है और इसमें क्या क्या इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, फिर आगे क्वेश्चन और एक दो पूछेंगे आप लोगों से। अब सिंपल सा पहले ये जो क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज चार्ज, तो चार्ज को कहां पे डिफाइन किया गया है, चार्ज का जो डिफिनेशन है 2B में, हाँ सेक्शन 2B में चार्ज को डिफाइन किया गया है। पढ़ते हैं क्या है, सुनिएगा। चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। ये डिफिनेशन है आपका सेक्शन 2B में, जिसको पढ़ने से कुछ विशेष आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये बोला क्या। ये जो आपका डिफिनेशन है ये मेनली इंक्लूसिव है एंड डज नॉट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टर्म चार्ज। ये समझाने में जो ये लाइन जो है ये पूरी तरह क्या है, क्लियर नहीं है कि चार्ज कहते किसको है। अगर हम आपको इजी लैंग्वेज में समझाएं, एकदम लेमन लैंग्वेज समझाएं कि चार्ज कहते किसको हैं, तो आपको बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। हम लोग आईपीसी पढ़े हैं, आईपीसी में जो ऑफेंसेस पढ़े हैं ना, जितने तरह का ऑफेंस पढ़े हैं उतने तरह का चार्ज है। एक ऑफेंस एक चार्ज बनाता है आपके ऊपर, अगर आप उस तरह के ऑफेंस को करते हैं, वो एक्ट करते हैं। क्लियर? यानी कि हाँ, वो आपका ऑफेंस, वो सेक्शन एक हेड बनाता है चार्ज का। एक आदमी चला गया डकैती करने के लिए, डकैती किया, एक चार्ज, उसके साथ उसने मारपीट भी कर ली, दूसरा चार्ज, उसने किसी की हत्या कर दी उसी क्रम में, तीसरा चार्ज। तो ये जो एक एक हेड है, एक एक ऑफेंस जो आपका आईपीसी में लिखा हुआ है कि ये सेक्शन में ये है, ये सेक्शन में ये है, ये सेक्शन में ये है, वो एक एक चीज अपने आप में एक एक हेड जो है वो चार्ज है आपका। क्लियर? अब आइए सेक्शन 2B में तो डिफाइन पढ़ ही दिए हैं। एक जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, उसका जजमेंट है जो चार्ज को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। केस का नाम लिख लीजिए आप लोग, केस का नाम लिख लीजिए, ब्रिच व्हेन, ब्रिच BIRICH, BIRICH, व्हेन, BHUIAN, BHUIAN वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1963 का केस है यह, 1963 का। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में क्या लिखा हुआ, पढ़ते हैं, सुनिएगा। चार्ज कैन बी डिफाइन एज ए प्रीसियस फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिक एक्विजिशन। अभी हम जस्ट बात कर रहे थे, चार्ज क्या है, एक स्पेसिफिक एक्विजिशन है। आप जो किसी को एक्विजिशन कर रहे हैं, किसी पे आरोप लगा रहे हैं, तो वो आप कह रहे क्या है, इसने मर्डर किया है, दैट इज स्पेसिफिक, मर्डर हो गया स्पेसिफिक। इसने डकैती की है, वो अपने आप में एक स्पेसिफिक है। तो कहता है आप जो स्पेसिफिक एक्विजिशन कर रहे हैं मेड अगेंस्ट ए पर्सन, किसी आदमी के खिलाफ में, ऑफ एन ऑफेंस, किसी अपराध के लिए, एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड बाय हिम, जो उस आदमी के द्वारा किया गया है। किसी आदमी के द्वारा जो अपराध किया जाता है, कोई एक्ट किया जाता है जो अपराध की श्रेणी में आता है,
उसके लिए जो हम लोग स्पेसिफिक एक्विजिशन करते हैं कि तुमने यह काम किया है, दैट इज चार्ज। ओके, हाँ, यही फाउंडेशन है। जो चार्ज है कहता है कि यह फाउंडेशन ऑफ एक्विजिशन है इन एवरी क्रिमिनल ट्रायल। ट्रायल के दौरान जब आपको पता ही नहीं रहेगा, एक्यूज्ड को पता ही नहीं रहेगा कि हम पर क्या चार्ज है, तो किस चीज से अपना बचाव करेगा वो। जब ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूशन को पता ही नहीं रहेगा कि क्या चार्ज लगा है, तो वो कोर्ट में क्या साबित करने की कोशिश करेगा। तो यह दोनों पक्ष के लिए बहुत जरूरी है कि चार्ज पता हो, कि जिसको पकड़ के लाए हैं आखिर उसने क्या किया है, उसने कौन सा ऑफेंस किया है, ये पता होना जरूरी है ना, तब तो प्रोसिक्यूशन उसको प्रूव करेगा। और एक्यूज को पता होगा तब तो एक्यूज उस चीज से अपने आप को बचाएगा। जो डिफेंस लेगा, जो ट्रायल चलेगा, तब तो वो डिफेंस ले पाएगा उस चीज का। क्लियर? यही चार्ज का डिफिनेशन है, सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है। और ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ये आप लोग साइट कीजिएगा। नेक्स्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों हम लोग चार्ज करते हैं। जो चार्ज के बारे में लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वो किस तरीके से क्यों पढ़ते हैं, क्यों फ्रेम करवाते हैं भी हैं। तो अब ध्यान से समझिएगा, अभी जस्ट हम इसके ऑब्जेक्ट के बारे में बात किए थे कि ट्रायल के दौरान इसका क्या पर्पज है। यही इसका बेसिकली ऑब्जेक्ट है, यही इसका उद्देश्य है कि ताकि क्या हो पाए, फेयर ट्रायल हो पाए। अगर पता ही नहीं रहेगा एक्यूज को उसको लाए क्यों हैं, तो बचे अपने आप को बचाएगा किस चीज से वो। हम आपको कह रहे हैं कि आपने चोरी की है, आपने मेरा कलम चुराया है, तब तो आप अपना डिफेंस तैयार करोगे कि हम कलम लिए हैं कि नहीं लिए हैं। बेवजह तुमको उठा कर ले आएंगे, प्रोसिक्यूशन बोलता रहेगा, तुमको पता ही नहीं है कि तुमने क्या किया है, तो किस चीज से अपना आप डिफेंस लोगे। कब आपने चोरी किया है, कैसे आपने चोरी किया है, जब ये आपको पता ही नहीं रहेगा तो फिर ट्रायल कैसे हो पाएगा आपका। तो फेयर ट्रायल तो होगा नहीं। तो ये फेयर ट्रायल होने के लिए, ठीक है ना, ये चार्ज जो होना ये बहुत जरूरी है, उसको पता होना बहुत जरूरी है कि क्या चार्ज है मेरे ऊपर। ओके, ठीक है, यही इसका ऑब्जेक्ट है, यही उद्देश्य है। हाँ, इसमें क्या करते हैं हम लोग, गिव प्रीशियस इंफॉर्मेशन टू द एक्यूज्ड एज टू द एक्विजिशन अगेंस्ट हिम। उसको बताते हैं, उसको संक्षेप में बताते हैं कि तुम पर इस तरह का एक्विजिशन है, तुम पर इस तरह का आरोप है। ओके, जो हम लोग चार्ज फ्रेम करवाते हैं उसको बताते हैं कि तुम पर ये सब आरोप लग रहा है। तुम डाका डालने गए थे, तुम डकैती करने गए थे, तुमने वहां मारपीट किया, तुमने गोली फायर किया, किसी आदमी की हत्या हो गई, तुम जो है बंदूक ले गए थे जिसका लाइसेंस नहीं था, आर्म्स एक्ट में ये आता है, ये सब उसको बताते हैं हम लोग, ठीक है ना। उसको हम लोग नोटिस करते हैं इस चीज की, तुमको लाए क्यों हैं, तुम पर क्या क्या चीज साबित करने वाले हैं। ओके, ऑब्जेक्ट क्लियर इसका। एक केस है, इसमें एक केस लिख लीजिए आप लोग। एक केस है वीसी शुक्ला, वी सी शुक्ला, बी मत लिखिएगा, वी 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 फॉर वाराणसी, वी डॉट सी डॉट शुक्ला वर्सेस स्टेट थ्रू सीबीआई। वीसी शुक्ला वर्सेस स्टेट थ्रू सीबीआई, 1980 का केस है यह, 1980। अब जजमेंट पढ़ते हैं, सुनिएगा जजमेंट इसका। Charge serves the same purpose and is framed with the object of serving notice, just notice की बात किए, notice और intimation to the accused, giving clear and unambiguous, यानी कि इसको साफ और स्पष्ट सूचना देते हैं हम लोग इस बात की कि तुम पर यह एक्विजिशन है, तुम पर यह आरोप है, और प्रिसाइज नोटिस ऑफ द नेचर ऑफ एक्विजिशन, या बताते हैं कि तुमने इस तरह का काम किया है।
that the accused is called upon to meet in the course of a trial. ट्रायल के दौरान उनको क्या करते हैं, हम लोग बताते हैं उसको तुम पर ट्रायल चलेगा और तुम पर इस मामले का ट्रायल चलेगा, तुम पर ये सब एक्विजिशन है और इस तरह का आरोप के लिए तुम पर ट्रायल चलेगा। उसको हम उसको क्या कहते हैं, प्रिसाइज नोटिस देते हैं, क्लियरली एंड अनएम्बिगियस, साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में कि तुमने ये सब काम किया है, तुम पर ये चार्ज फ्रेम हो रहा है। क्लियर? यही आपका ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है चार्ज फ्रेम करने का, चार्ज बनाने का। नेक्स्ट आ जाइए आपका, जो अब हम लोग यहां से सेक्शन शुरू करेंगे, कंटेंट्स ऑफ चार्ज। सेक्शन 211, सेक्शन 211 कंटेंट्स ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज में क्या क्या कंटेंट होंगे, क्या क्या पार्टिकुलर्स होंगे, एक चार्ज में क्या क्या चीज लिखना होता है, कैसे लिखा जाता है। सुनिएगा, बैरेट निकाल लीजिए आप लोग। सेक्शन 211, every charge under this code shall state the offense with which the accused is charged. ठीक है, सबसे पहला आप लोग इसको अगर राइट डाउन करना चाहें, इसको राइट डाउन करके चलिएगा, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को लिखाते जाते हैं, लिख लीजिए आप लोग। सबसे पहला जो है, it shall state the offense with which the accused is charged। तो सबसे पहले कंटेंट में क्या होता है, सबसे पहला क्या कह रहा है आपका सेक्शन 211 क्या कह रहा है कि स्टेट द ऑफेंस, ऑफेंस के बारे में रहता है। ऑफेंस कहता है आपने डकैती किया है, ये बात ये रहता है कि डकैती का चार्ज है, तो स्टेट द ऑफेंस विथ विच एक्यूज्ड इज चार्ज, सबसे फर्स्ट या अंडरलाइन करते चलिएगा बैरेट में। इसके बाद क्या करना है आपको, सेकंड नंबर देखिए, if the offense has a specific name it may be described by the name only। अब इसका मतलब समझ लीजिएगा, सेक्शन 211 का जो है, if the offense has a specific name, अगर किसी अपराध का, किसी ऑफेंस का कोई स्पेसिफिक नेम है, जैसे कि हम लोग आईपीसी पढ़ते हैं, मर्डर अपने आप में एक स्पेसिफिक नेम है। अगर हम ये कह दें आपको कि आपने खून किया है, आपने मर्डर किया है, तो इसको इस तरह से एलोबरेट करने की जरूरत नहीं होती है कि आप चाकू लेकर गए थे, चाकू मारा आपने, वो मर गया, उसके बाद देखिए कि सांस नहीं चल रहा था तो समझा गया मर गया। ये इस तरह का डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मर्डर का के लिए जो क्या क्या एसेंशियल है वो मर्डर में लिखा हुआ है। सेक्शन 299 सेक्शन 300 कवर है अपने आप में पूरा का पूरा, वो बता चुका है कि ये सब चीजें होंगी तो समझिएगा कि मर्डर हो गया। स्पेसिफिक नेम है, ओके। तो ये चीजें कह रहा है कि अगर स्पेसिफिक नेम है एक चार्ज का, जो ऑफेंस है उसका, तो आपको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, केवल नाम लिख देना है। क्लियर? नेक्स्ट, इफ द ऑफेंस हैज नो स्पेसिफिक नेम, तो क्या करना है, so much of the definition of offense must be stated as the accused notice of the matter with which he is charged। अगर ऑफेंस का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, ध्यान समझिएगा मेरी बात को, अभी इलस्ट्रेशन में पढ़ेंगे और क्लियर हो जाएगा। अगर ऑफेंस का स्पेसिफिक नेम नहीं है तो आप उसका जो डिफिनेशन है, आप जो उसका डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्राइब करके उसको लिखेंगे, ताकि एक्यूज को साफ साफ पता चल जाए उसने क्या किया है। जैसे कि अगर हम उसको ये कह दें, किसी पर यह आरोप लगा दें कि आपने पब्लिक ऑफिसर को, किसी पब्लिक ऑफिसर को उसके ड्यूटी करने से रोका, ठीक है, किसी को हम इस चार्ज में ला रहे हैं, उसको ये कहकर ला रहे हैं कि तुमने एक पब्लिक ऑफिसर को उसकी ड्यूटी करने नहीं दिया, तो आप भी समझोगे भाई ऐसा क्या किया जिसको आपने ड्यूटी नहीं किया, वो तो उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, क्योंकि यह अपने आप में एक जो है स्पेसिफिक नेम नहीं है किसी एक्विजिशन का, किसी ऑफेंस का ये स्पेसिफिक नेम नहीं है। तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे या कि तुमने ऐसा क्या कर दिया कि वो बेचारा अपना ड्यूटी नहीं कर पाया। समझ रहे हैं बात को? तो आप उसका डिफिनेशन लिखेंगे, वो आपका उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, डिस्क्राइब करेंगे इस बात को। क्लियर? हाँ,
ये आपका हो गया। नेक्स्ट आ जाइए। The law and the section of the law against which the offense is said to have been committed shall be mentioned in the chart. सेक्शन का नाम लिखते हैं हम लोग, ये तो पता ही है आपको। सेक्शन किस सेक्शन के अंदर वो आ रहा है, आईपीसी के किस सेक्शन के अंदर आ रहा है, वो हम लोग मेंशन करते हैं। नेक्स्ट, the fact that the charge is made is equivalent to statement that every legal condition required by law to constitute the offense charged with fulfilling the particular case. उसके बाद मैं एक बार पढ़ के समझा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप पढ़ लीजिएगा। The charge is to be written in the language of court. The fact, date and place of previous conviction shall be stated in the case where the accused is liable enhanced punishment by reason of such conviction. ठीक है, तो और उसमें क्या क्या चीज और रहेगा, तो फैक्ट लिखेंगे, सर्कमस्टांसेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, प्लेस लिखेंगे, ओके। उसके बाद उसी भाषा में लिखेंगे जो कोर्ट की लैंग्वेज होगी, ठीक है ना, जो कोर्ट का लैंग्वेज होगा उसी भाषा में आपका जो चार्ज है वो लिखाया जाएगा। और उससे पहले कभी आप पर किसी और तरह का कोई कन्विक्शन रहा है, किसी और तरह का आप पे चार्ज लगा है, प्रीवियस कोई कन्विक्शन है, तो वह भी मेंशन करते हैं हम लोग। उस तरह का कोई और अगर आप कभी अपराध किए हैं तो वह भी मेंशन करते हैं। ये लिखा हुआ लास्ट में, द फैक्ट, डेट एंड प्लेस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन शैल बी स्टेटेड। ठीक है, क्लियर। ये है कंटेंट, क्या क्या चीजें होंगी, मतलब उसमें चार्ज में क्या क्या चीजें होंगी वो लिखा हुआ है। सेक्शन 211 कह रहा है। अब इसका एक दो इलस्ट्रेशन पढ़ देते हैं, देखिएगा बैरक में, ध्यान समझिएगा। जितनी बातें बताए हैं साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए क्या है इलस्ट्रेशन। ए इज चार्ज विद द मर्डर ऑफ बी। ए पे क्या चार्ज लगा, बी की हत्या करने का। This is equivalent to a statement that a act fall within the definition of murder given in the section 299 and 300 of the IPC. अगर ये कह रहे हैं, ध्यान समझिएगा कितनी अच्छी बात लिखा गया है। अगर ये कहा जा रहा है कि ए ने बी की हत्या की, तो यह अपने आप में, चूंकि स्पेसिफिक नेम है, तो अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि ए ने जो एक्ट किया है, ए ने जो काम किया है, उसका काम सेक्शन 299 या 300 के अंदर आ रहा है। क्लियर। एक एक्ट जो है वो फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ मर्डर। मर्डर में जो हम लोग जब मर्डर को एलोबरेट करते हैं, जब मर्डर को पढ़ते हैं कि ये सब चीजें होंगी तो समझेंगे मर्डर हुआ है, उसके अंदर उसका काम आ रहा है, उसका एक्ट आ रहा है। ठीक है, जो सेक्शन 299 और 300 में है। और आगे क्या लिख रहा है सुनिएगा, दैट इट डिड नॉट फॉल विद इन एनी ऑफ द जनरल एक्सेप्शन ऑफ द सेड कोड। यानी कि उसका काम जनरल एक्सेप्शन के अंदर नहीं आ रहा है। अगर कार्य के मर्डर किया है तो यानी कि तुम जनरल एक्सेप्शन से ऊपर आ गए हो। जनरल एक्सेप्शन में है कि नहीं है, वहां खून खराबा होता है कि नहीं जनरल एक्सेप्शन में? आप लोग पढ़े हैं जनरल एक्सेप्शन? सेक्शन 76 से 176 पढ़े हैं कि नहीं? आईपीसी सेक्शन 76 टू सेक्शन 106। हम मर्डर तो नहीं पूछ रहे हैं, हम खून खराबा पूछ रहे हैं। प्राइवेट डिफेंस में नहीं लेते हैं जान किसी की, जान लेते हैं ना, तो वहां भी तो खून खराबा हो रहा है। वही चीज यहां समझा रहा है कि अगर हम किसी को ये बात कह रहे हैं, ध्यान समझिएगा, इस टर्मिनोलॉजी को समझ लीजिए बात को, कि अगर ये बात हम कह रहे हैं, किसी पे ये चार्ज लगा रहे हैं कि तुमने मर्डर किया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रोसिक्यूशन यह साबित करेगा कि तुम्हारा एक्ट जो है वह जो है सेक्शन 299 या 300 में जो लिखे हैं एक्ट, उसके अंदर आ रहा होगा। ये इसका मतलब हुआ। यानी कि आपका एक्ट जो है वो जनरल डिफेंस में नहीं आ रहा है। अगर जनरल डिफेंस में आ रहा होता तो जनरल आपका प्राइवेट डिफेंस होता नहीं। हाँ, तो ये चीजें उसको बता दोगे एक्यूज को कि तुम मर्डर किए हो, तब ना वो अपने ट्रायल के दौरान अपनी बात रखेगा कि नहीं, हम किस लिए उसकी खून हत्या किए, हम मेरा एक्ट जो है वो आ रहा है प्राइवेट डिफेंस के अंदर, सेक्शन 299 या 300 के अंदर नहीं आ रहा है। यही समझाने की कोशिश कर रहा है आपका इलस्ट्रेशन ए। जो चार्ज का मतलब यही है
कि हम उस पर जो ऑफेंस एक्यूजेशन लगाए हैं, हम जो उस पर चार्ज लगा रहे हैं, वो उस सेक्शन के डिफिनेशन के अंदर कवर हो रहा है। उसका हरकत जो है, उसका काम जो है, वो इस सेक्शन के अंदर कवर हो रहा है। क्लियर? हाँ, बाकी और कहीं जगह नहीं जा रहा है। आपका सेक्शन 300 में भी एक्सेप्शन है ना? अगर 300 का एक्सेप्शन आप देखोगे, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, एक्सीडेंट, वहां भी तो है। तो यानी कि आपका 300 के अंदर आ रहा है, 300 के एक्सेप्शन के अंदर भी नहीं आ रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है। आगे लिखा भी है इस बात को, एक्सेप्शन लिखा हुआ, एक्सेप्शन 1, 2 जो भी है। इलस्ट्रेशन बी देखिएगा, ए चार्ज अंडर सेक्शन 326 326 ऑफ आईपीसी विथ वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। अगर किसी पर 326 का चार्ज लगा हुआ है तो इसका मतलब उसने क्या किया है? ग्रीवियस हर्ट किया है। और ग्रीवियस हर्ट का डिफिनेशन आप लोग जानते ही हैं, आईपीसी में देखे हैं कि उस 8 चीज के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा होगा। उसका कान तोड़ दिया होगा, उसका हड्डी तोड़ दिया होगा, उसका दांत तोड़ दिया होगा, यही सब उसका डिफिनेशन है ग्रीवियस हर्ट का। उसका आंख फोड़ दिया होगा, वो या इस तरीके से मारा होगा कि वो 20 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा होगा, यही सब ना ग्रीवियस वॉलंटरी ग्रीवियस हर्ट का क्या डिफिनेशन है? यही डिफिनेशन है ग्रीवियस हर्ट का। बोलिए। हाँ, तो जैसे ही किसी पर 326 आप लगा रहे हैं तो 326 का जो डिफिनेशन है उसके अंदर कवर हो रहा है, तब उस पर 326 लगा रहे हैं हम। तो यही आपको इलस्ट्रेशन समझा रहा है। टू बी बाय मींस ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर शूटिंग, दिस इज इक्विवेलेंट टू स्टेटमेंट दैट ए केस वाज नॉट प्रोवाइडेड फॉर बाय सेक्शन 335 ऑफ द कोड एंड द जनरल एक्सेप्शन डिड नॉट अप्लाई टू इट। यानी इस पर 326 लग रहा है, जनरल एक्सेप्शन में नहीं आ रहा है। उसका हरकत जो है वो 326 के अंदर आ रहा है। उसने शूटिंग किया, गोली फायर किया, लग गया तो ग्रीवियस हर्ट हो गया मान लीजिए। लेकिन अगर जनरल एक्सेप्शन के अंदर आता, जनरल एक्सेप्शन 76 में क्या कर रहा है या 79 में क्या कर रहा है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट पढ़े हो कि नहीं तुम लोग? मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ। सेक्शन 76 और 79 क्या कह रहा था कि एक आदमी जो है ना झाड़ी में गोली चलाया और क्या हुआ, उसको पता नहीं था कि उसके पीछे आदमी है। ओके, उसको लगा कि कोई जानवर है, वो शिकार करने गया था, वो शिकार करने वाला बंदूक लेकर गया था और वहां झाड़ी में जब खड़बड़ाहट हुआ तो उसने क्या किया? गोली फायर कर दिया। आदमी को, उसको पता नहीं था कि वहां आदमी है, आदमी को लग गया। दैट इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। आगे जनरल एक्सेप्शन में यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप पे ग्रीवियस हर्ट बन रहा है 326 में, दैट इज स्पेसिफिक ऑफेंस, यानी कि आप जनरल एक्सेप्शन में नहीं आ रहे हैं, इसलिए 326 का चार्ज लगाया जा रहा है। इसको ध्यान रखना है। तो इसी तरीके का आपका जो है सी नंबर की इलस्ट्रेशन है, देख लीजिए। अब ए पर देखिए कितना चार्ज बन रहा है। एज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, चीटिंग, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, एडल्ट्री और क्रिमिनल इंटिमिडेशन of using a false property mark or using a false property mark. The charge may be state that, अब चार्ज देखिए क्या क्या कर रहा है। ए कमिटेड, चार्ज क्या कर रहा है कि ए ने क्या क्या किया? तो मर्डर किया, या चीटिंग किया, या थेफ्ट किया, या एक्सटॉर्शन किया, या एडल्ट्री किया, या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया, या ही यूज्ड ए फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क, उसने जो है मतलब फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क का उसने क्या किया? इस्तेमाल किया। विद इन रेफरेंस टू द डेफिनेशन ऑफ दोज क्राइम्स कंटेन्ड इन द आईपीसी, बट द सेक्शन अंडर विच द ऑफेंस इज पनिशेबल मस्ट इन ईच इंस्टेंस बी रेफर्ड टू बी इन द चार्ज। जो भी उसने किया उस सेक्शन के अंदर आ जाएगा। सबका डिफिनेशन है। चीटिंग के अंदर ये आएगा, चीटिंग, कोई अगर किसी ने ये एक्ट किया है तो वो चीटिंग समझा जाएगा, किसी ने अगर ये चीज किया है तो वो थेफ्ट समझा जाएगा। उसने जो भी एक्ट किया है वो एक्ट किस डिफिनेशन के अंदर आ रहा है उस पर वो उस तरह का चार्ज जो है लग जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट, ये तो समझ में आ गया आपको इलस्ट्रेशन। नेक्स्ट है आपका पार्टिकुलर्स एज टू टाइम, प्लेस एक्सेट्रा, सेक्शन 212।
212 सुनिए क्या कहता है, सिंपल सा चीज है ये। आगे और क्या इसमें लिखना है आपको, पार्टिकुलर्स में और क्या क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या चीज है ये तो बता दिए, क्या क्या चार्ज है। आपको लिखना है कि किस जगह पे ये काम हुआ, प्लेस लिखना है, किस डेट को किया, किस समय किया। तो क्या कह रहा है, टाइम प्लेस ऑफ द एलिज्ड ऑफेंस। आपको प्लेस बताना है, अगर किसी ने खून किया तो कहां किया, कब किया, ये बताना है। बी में कह रहा है कि किसका किया, तो द पर्सन अगेंस्ट हुम ऑफेंस इज कमिटेड। अगर आपने चोरी की तो कहां करी, किसके घर में चोरी करी, ये तो पता होना चाहिए। तो आप जिसके अगेंस्ट में ऑफेंस है वो बताएंगे उसको। सी नंबर, द प्रॉपर्टी अगेंस्ट विच द ऑफेंस इज कमिटेड। किस पर्सन के अगेंस्ट भी हो गया और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। अगर आपका अपराध किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है, आपने चोरी किया, ठीक है, किस घर में किया, ठीक है, क्या चुराया, तो बाइक चुराया, साइकिल चुराया, तो आपको जो प्रॉपर्टी है वो मेंशन करना है। क्लियर? चलिए 212 में ही इसका जो देखिएगा, नेक्स्ट 212 ही है, सब सेक्शन 2 देखिएगा, बड़ा अच्छा चीज है, समझ लीजिए इस चीज को। When the accused is charged with criminal breach of trust, इस बात को समझिएगा, बड़ा अच्छा चीज है, समझिए इस बात को। और dishonest misappropriation of money or other movable property, it shall be sufficient to specify the gross sum, as the case may be, describe the movable property in respect of which the offence is alleged to have been committed, and the dates between which the offence is alleged to have been committed, without specifying particular time, items or exact dates, and the charge so framed shall be deemed to be a charge of one offence within the meaning of section 219। अब देखिए ये चीज क्या समझा रहा है, समझिएगा इस बात को। किस तरह के अपराध के लिए कह रहा है, तो कह रहा है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब समझिए इस चीज को एक एग्जांपल देकर समझाते हैं, समझ लीजिए। मान लीजिए आपका एक नौकर है, आपका एक दुकान है, शॉप है, उसमें आप एक नौकर रखे हैं। नौकर क्या कर रहा है, हर रोज या एक या 2 दिन बाद छोड़ छोड़ कर आपके गले से, दुकान से पैसा निकाल रहा है, कभी 200 रुपया, कभी 500 रुपया निकालते जा रहा है। आपको 6 महीने के बाद ये बात पता लगा, नौकर 6 महीने से काम कर रहा है, 6 महीने के बाद पता लगा, तो आप कैसे लिखवाएंगे इसको, इसी को कैसे आप वहां पे करेंगे। तो इसी चीज के लिए बताया है कि आपको पूरा एग्जैक्ट बताने की जरूरत नहीं है कि इसने मेरा 5000 रुपया ले लिया है, इतने दिन से चोरी कर रहा है, 5000 हो गया। आपको लमसम बताना है, ठीक, ग्रॉस सम, ठीक है ना, वो आपको बताना है। और आपको यह भी नहीं पता है कि किस डेट को कितना चुराया है, तो आपको स्पेसिफिक डेट भी नहीं पता है, बात समझ रहे हैं। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, टाइम का ड्यूरेशन लिख देंगे आप, कि इसको हम रखे थे फरवरी में, फरवरी से लेकर जुलाई के महीने तक या अगस्त के महीने तक इसने लगभग 50,000 रुपए मेरा चोरी कर लिया है। इस तरीके से आप चार्ज को लिखवाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया ये क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, क्योंकि आप इससे पहले ऊपर में क्या कहा, ऊपर में कहा कि आपको टाइम बताना है, प्लेस बताना है, उसके बाद डेट बताना है, लेकिन इस कंडीशन में तो आप नहीं बता सकते हैं। अगर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है, आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में पढ़े ही हैं कि आप वहां पे आपके ट्रस्ट को धोखा दिया जा रहा है। आप एक नौकर है, एक क्लर्क है, उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, या आप उसकी प्रॉपर्टी नहीं थी, वो इस्तेमाल कर रहा है खुद का समझ के। यही पढ़ते थे हम लोग क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में। तो आपको तो स्पेसिफिक डेट नहीं पता है, टाइम नहीं पता है, कितने का नुकसान हुआ ये नहीं पता है, तो आपको ग्रॉस सम बता देना है और टाइम का ड्यूरेशन बता देना है कि ये मेरे यहाँ इतना दिन से एजेंट है, इतना दिन से मेरा एजेंसी कर रहा है और इतने दिन से ये घपला कर रहा है, घोटाला कर रहा है। तो वो आपको टाइम बिटवीन आपको मेंशन कर देना है। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस, सेक्शन 213 213 मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस। अब
यह चीज भी अभी डिस्कस कर ही चुके हैं, फिर इसको और थोड़ा क्लियर कर देते हैं। When the nature of the case is such that the particulars mentioned in section 211 and 212 do not give the accused sufficient notice of the matter with which he is charged, the charge shall also contain such particulars of the manner in which the alleged offence was committed as will be sufficient for the purpose। अभी जस्ट बात किए थे कि अगर आप नहीं बता पा रहे हैं कोई स्पेसिफिक ऑफेंस, उसको नहीं बता पा रहे हैं कि उसने किया है, आपको नहीं पता चल रहा कि उसको क्या कहें कि आपने क्या किया है, तो आप उसको उसका डिस्क्रिप्शन बता देंगे, उसको डिस्क्राइब करके बता देंगे। जैसे कि एक इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, सुनिएगा, एक बड़ा अच्छा इलस्ट्रेशन हम पढ़ देते हैं, सुनिएगा आप। डी नंबर इलस्ट्रेशन देखिए इसी का। ए इज एक्यूज्ड ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग बी ए पब्लिक सर्वेंट in the discharge of his public function at a given time and place. The charge must set out the manner in which A obstructed B in the discharge of his function। ये अभी पहले भी हम आपको समझा चुके हैं कि किस तरीके से आप एक्विजिशन करेंगे, कमिटिंग ऑफेंस को किस मैनर से करेंगे। तो अगर आप उसको नहीं बता पा रहे हैं, उसको किसी डिफिनेशन के अंदर नहीं ला पा रहे हैं, तो आप उसको क्या करेंगे, डिस्क्राइब करके बता देंगे कि तुम जो है इस डेट को इस जगह पे वह आया था, यह काम, वो पब्लिक सर्वेंट है, बैंक आया था, उसका जो काम था, लेकिन तुमने क्या किया, उसकी गाड़ी रोक ली, 1 घंटा रोक लिया, उसके साथ वहां पे मारपीट किया, जिस वजह से क्या हुआ, वह टाइम से ऑफिस नहीं पहुंच पाया, अपना वो फंक्शन में काम नहीं कर पाया। तो ये चीजें आपको उसको बताना है। क्लियर? हाँ, अब एक नंबर इलस्ट्रेशन देखिएगा इसका। A is accused of theft of a certain article at the certain time and place. The charge did not set out the manner in which the theft was effected। ध्यान दे दो साहब, जब स्पेसिफिक नाम पता है हमको, स्पेसिफिक नेम पता है एक्विजिशन का कि तुमने यह कलम चुराई है, तो चोरी किस तरीके से की इसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चोरी अपने आप में डिफाइन है कि चोरी में क्या होना चाहिए, एक मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कलम मूवेबल प्रॉपर्टी है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए, आप एक जगह से दूसरे जगह मूव कर लिए आर्टिकल को बिना कंसेंट के, जिसके पोजीशन में है उससे बिना पूछे हुए कर लिए, तो ये थेफ्ट हो गया। तो इसको एलोबरेट करने की, इसको आपको जो है इसको मैनर लिखने की जरूरत नहीं कि आपने ऐसा ऐसा किया, एक मूवेबल प्रॉपर्टी को बिना कंसेंट के आप एक जगह से दूसरी जगह डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ मूव कर लिए, यह लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा उसको चार्ज करेंगे कि आपने थेफ्ट किया। थेफ्ट का पूरा एसेंशियल अपने आप में जो है क्लियर है, तो आपको वहां पे मैनर लिखने की जरूरत नहीं है। सेट आउट, यहां लिखा हुआ है द चार्ज नीड नॉट सेट आउट द मैनर इन विच द थेफ्ट वाज इफेक्टेड। लेकिन डी में क्या कहा कि आप अगर ये चीजें हुई है जहां अपने आप में स्पेसिफिक नहीं है, तो आप वहां पे सेट आउट करेंगे मैनर को, किस तरीके से क्या किया उसने। क्लियर? यही आपका सेक्शन 213 का था। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन का मतलब समझिएगा आप लोग। ये इलस्ट्रेशन डी ही, ये अपने आप में डी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एग्जाम में। A accused of obstructing B, a public servant, in discharge of his public function at a given time and place. Whether charge should set out the manner in which A obstructed B in discharge of his function. Give reason. कि अगर A ने किसी पब्लिक सर्वेंट को उसके अपने ड्यूटी करने से रोका है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है whether charge should set out the manner, क्या चार्ज को मैनर सेट आउट करना पड़ेगा चार्ज लिखने के समय में, क्यों लिखना पड़ेगा, कारण बताइए। तो इसका आंसर है 213 है, इलस्ट्रेशन 4। आप उसको लिख देंगे, मेंशन कर देंगे, आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। रीजन यही रीजन है कि अगर आपको नहीं स्पेसिफिक नाम नहीं पता है ऑफेंस का, तो आप उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उसका मैनर लिखेंगे, किस तरीके से वो एक्ट हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे।